गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कशन कर रहे थे, आंसर डिस्कशन कर रहे थे या कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, तो जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो बाकी जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो आंसर डिस्कशन है अभी जो है वह आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो आप UIS सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। और फिर इसी के बेस पे हमने जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है UPSC और UPPCS दोनों के लिए अलग अलग। तो आप उसको वेबसाइट से जो है उसका शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जलमार्ग आकृति विज्ञान की संकल्पना, उसके विभिन्न घटक तथा भू आकृति विज्ञान में उसका महत्व। तो ये टॉपिक का शॉर्ट नोट्स मैंने जलमार्ग ज्योमेट्री और जली ज्योमेट्री करके एक अलग से शॉर्ट नोट्स भी दिया था। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने डिस्कस भी किया है। फिर से यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इस टॉपिक से अभी UPSC ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स पूछा था, चैनल डायनामिक्स एंड एलुअल फैन, जली गतिकी एवं जलोढ़ पंख। तो इन फ्यूचर यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को फिर से मैंने लिया हुआ है ताकि आप उसके सभी डायमेंशंस को मैं आप लोग को क्या कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ, बता सकूँ। और इसमें से देखा जाए तो यही 3 डायमेंशंस है कि वास्तव में जलमार्ग आकृति विज्ञान होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो है सम्मिलित है, कंपोनेंट्स क्या क्या है जिनका अध्ययन किया जाता है, और फिर जो अध्ययन किया जा रहा है डेफिनेटली तो उसका कुछ न कुछ महत्व होगा मानव जीवन के लिए, हमारे लिए। और ज्यूमोफोलॉजी में तो ज्यूमोफोलॉजी में उसका क्या महत्व है, या इसी के स्थान पे लिख सकता है कि जलमार्ग आकृति विज्ञान कॉन्सेप्ट का जो अध्ययन किया जाता है उसका मानव के लिए क्या महत्व है, उसका अनुप्रयुक्त अप्लाइड पार्ट क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इन 3 डायमेंशंस को ही घुमा फिरा करके आएगा। लैंग्वेज सेंटेंस थोड़ा सा वह ट्विस्ट इधर उधर कर सकता है, किंतु आपका जो मेन सेंस है, भाव है, वह यही रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उसी के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहले क्लास में हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था जलमार्ग आकृति विज्ञान होता क्या है, चैनल मॉर्फोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो ये हमने देखा था कि जलमार्ग आकृति विज्ञान में हम लोग जो है नदी के उद्गम से लेकर के उसके मुहाने तक, जहाँ पर वह गिरती है, समुद्र में या झील में कहीं पर भी गिरती है, तो उद्गम से लेकर मुहाने तक इनके मार्ग में जो भी विशेषताएं मिलती है उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात नदी मार्ग में बनने वाले विभिन्न आकृतियों का, कहाँ पे जलप्रपात बनता है, क्यों बनता है, कहाँ पर गहरी घाटी है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इन सभी बातों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जलमार्ग आकृति विज्ञान कहते हैं। और इसी के जो है जलमार्ग आकृति विज्ञान के अंतर्गत 5 घटकों का 5 कंपोनेंट्स जो है आपके क्या किए गए हैं, डिटरमाइन किए गए हैं, निर्धारित किए गए। तो उन कंपोनेंट्स को आपको यहाँ पे अच्छे से याद करके ध्यान में रखना है और फिर उसका महत्व देखेंगे। तो इसी की डेफिनेशन देखते हैं जो मैंने आपको फिर से पिछले क्वेश्चन में लिया था कि जलमार्ग आकृति विज्ञान जल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जलमार्ग के उद्गम, उसके क्रमिक विकास, आकृति तथा वितरण के वर्गीकरण का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत नदी धारा की आकृति, धारा की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ढाल तथा विसर्भ जैसी आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? तो चैनल मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान की वह शाखा है। आई बात समझ में? तो ये आपको थोड़ा सा एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे याद रखना है। इसी के अंतर्गत मैंने कहा इसके 5 एलिमेंट्स है, उसको एज इट इज याद रखना है। 5 एलिमेंट्स ये आपका एक आंसर फॉर्म में
इनमें हम दोनों को डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में, तो इसको आप लोग वहाँ से देखिएगा। जलमार्ग ज्यामिति क्या होती है, जलीय ज्यामिति क्या होती है और उन दोनों में क्या संबंध है, उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आज हमारा थर्ड है तलीय स्थलाकृति, बेड टोपोग्राफी। जलमार्ग की तलीय आकृति, तटी नहीं होगा, ये आपका तलीय आकृति होगा, एम राइट। तो जलमार्ग की तलीय आकृति का मतलब ये है कि जब नदी बहती है तो नदी के तली में आपका जो है, तो नदी के तली में बेड में जो है कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे जलगर्ती का, पोर्ट होल्स कहते हैं जिसको हम लोग, प्लंज पूल, कहीं पर आपका जो कॉन्केव शेप है वहाँ पे डिपोजिशन होगा या इरोजन होगा, इधर आपका कॉन्वेक्स शेप है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुछ रिवर आइलैंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे नदी की तली में, यहाँ पे जो है नदी की तली में विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियाँ बनती है उसको हम लोग इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, तलीय स्थलाकृतियों के अंतर्गत। इसको देखेंगे तो ऊपर वाली दो स्थलाकृतियाँ, जलमार्ग ज्यामिति, ये हमने पीछे बता ही दिया था। जलमार्ग ज्यामिति में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ परिच्छेदिका का अध्ययन किया जाता है। अनुदैर्ध्य आपका उद्गम से मुहाने तक क्षैतिज अध्ययन कहलाएगा और अनुप्रस्थ जो है आपका नदी की घाटी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाएंगे, तो यह जो अध्ययन कहलाएगा आपका जो है ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ अध्ययन कहलाता है। तो ये हमने पूरा डिटेल अच्छे से देखा था पिछले क्वेश्चन में आपका जो है। तो इसका संबंध अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों से है और इसके अंतर्गत फिर से जल आपका जो है जलधारा की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, भीगी परिमिति, थालवेग घाटी, ये सब वर्ड्स मैंने यूज किए हुए। इन सभी बातों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है जलमार्ग ज्यामिति के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ परिच्छेदिका मैंने बता ही दिया। तो ये आपका अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका तीन प्रकार की हो सकती है, ये हमने देखा था। इसमें सीधी रेखा का होना प्रकृति में संभव नहीं है, लेकिन वक्राकार या सर्पाकार ज़्यादा मिलती है। तो इनके बीच में जो है ये जो संबंध है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, आपका जलमार्ग ज्यामिति में। तो ये सभी चीज़ें हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका अनुप्रस्थ परिच्छेदिका की बात हो रही है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेदिका की बात हो रही है। फिर जलीय ज्यामिति हमने देखा था कि जलीय ज्यामिति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, आपका जो है जल की विशेषता का, कि जल की मात्रा कितनी है, जल का वेग कैसा है, जलधारा का ढाल किस ढाल से होकर बह रही है। तो इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है जलीय ज्यामिति में। तो जलीय ज्यामिति और दोनों अंतर संबंधित भी है, क्योंकि जलीय ज्यामिति का प्रभाव किस पे पड़ता है, जलमार्ग ज्यामिति पर। तो ये मैंने सब पूरा अच्छे से बता दिया था। तो यहाँ पे हम उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपका एक पूरा प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को। तो जलीय ज्यामिति प्रत्यक्ष रूप से जलधारा मार्ग से भी क्या होता है, प्रभावित करता है, जिससे जलधारा की आकृति में परिवर्तन होते रहता है। नदी का वेग, जैसे कल मैंने बताया था कि यदि नदी का ढाल अधिक है तो वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा तो लंबवत अपवर्तन ज़्यादा होगा और उसकी चौड़ाई कम होगी। लेकिन नदी जलमार्ग का ढाल कम है तो वेग कम होगा, तो लंबवत अपवर्तन कम होगा, पार्श्विक अपवर्तन लेटरल इरोजन ज़्यादा होगा, तो नदी घाटी की चौड़ाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए थे। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे आप लोग। तो इन सब का अध्ययन जलीय ज्यामिति के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो हम लोग आज देखने वाले हैं तलीय स्थलाकृति। नदी की तलीय स्थलाकृति से क्या मतलब है, तभी मैंने बताया नदी की तली का मतलब यहाँ पर है आपका जो है कि नदी जब बहती है तो उसकी जो तली है, यहाँ पर जो है उसकी जो तली है, उसका जो निचला तल है, उसमें भी कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें से बेस्ट है आपका पोर्ट होल्स, प्लंज पूल, जो गड्ढे बन जाते हैं नदी की तली में। इसके अलावा कुछ निक्षेपण होगा तो उसके कारण से कभी नदी द्वीप बन जाते हैं, गोखुर झील बन जाती है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। और इसी में एक सबसे
ज़्यादा अध्ययन किया गया है, जैसे हमने देखा रेत द्वीप लिखा हुआ यहाँ पर आपका सेंड आइलैंड, ये रिफल एंड कुंड अनुक्रम, यहाँ पे तलीसलाकृति में जो है जो मुख्य है वह रिफल एंड कुंड अनुक्रम है। तो ये कभी शॉर्ट नोट्स भी आपका अलग से सिर्फ इतना ही दे सकता है, रिफल एंड कुंड अनुक्रम तलीसलाकृतियों के अंतर्गत रिफल एंड कुंड अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, रिफल एंड कुंड, रिफल एंड पुल वर्ड यूज किया जाता है कुंड के लिए आपका जो है। तो यहाँ पे जो है पुल जो होते हैं नदी घाटी के सबसे गहरे वाले भाग होते हैं, और जो रिफल है वह उथले छिछले भाग होते हैं। तो किसी भी नदी की तली में देखेंगे तो ये दोनों अल्टरनेट रूप से क्रमशः मिलते हैं, एक के बाद एक, रिफल मिलेगा फिर पुल मिलेगा, फिर आपका रिफल मिलेगा, फिर पुल मिलेगा। तो होता क्या है कि जब नदी इस तरीके से बहती है तो ये आपका डेफिनेटली क्या करेगी, इधर ये वाला जो अंदर की बात करें, ये वाला जो शेप है उसको हम लोग कह लेंगे कॉनकेव, इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव शेप, ये कॉनकेव स्लोप कहेंगे आपका जो है अवतल ढाल। तो नदी जो है आंतरिक निचले अंदर की जो अवतल ढाल है वहाँ पर क्या करेगी, इधर से इधर की ओर टकराएगी। तो टकराएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा गहराई क्या मिलेगी आपकी, इस क्षेत्र में गहराई ज़्यादा होती है, इस क्षेत्र में गहराई क्या होती है आपकी जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है, उसको हम लोग कुंड कहते हैं। और जैसी नदी इधर की ओर मुड़ेगी, जैसी नदी इधर की ओर मुड़ेगी तो इधर जो कॉन्वेक्स शेप है, ये वाला कॉन्वेक्स शेप है, यहाँ पे मलबों को क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ पे गहराई कंपैरिजन टू इस पार्ट के क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफल कहते हैं। तो ये सीक्वेंस में जो है अल्टरनेट रूप से रिफल पुल इस तरीके से मिलते हैं, जिसे रिफल पुल सीक्वेंस कहा जाता है। तो तलीसलाकृति में जलमार्ग ज्यामिति के तहत रिफल कुंड जो है ये एक महत्वपूर्ण भू आकृति के रूप में अध्ययन किया गया है, क्योंकि उसके अनुसार ही हम लोग जो है यदि हम जल परिवहन की व्यवस्था करना चाहिए तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जल परिवहन का निर्माण करना होगा तो कि कहाँ पे गहराई ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो इस तरीके इन सब के लिए इसका यूज होता है। तो भू आकृति में महत्व या मानव के लिए उसका क्या महत्व है उसमें हम लोग इसको देखेंगे। तो ये यदि जलमार्ग सीधा होता है तो रिफल कुंड का निर्माण नहीं होता है। जनरली रिफल कुंड का निर्माण तभी होता है जब नदी जो इस तरीके से विसर्पाकार मार्ग में चलती है, तभी जो है यहाँ पर आपका कुंड बनेगा, यहाँ पे रिफल बनेगा, फिर यहाँ पे कुंड बनेगा, फिर यहाँ पे रिफल बनेगा। इस तरीके से अल्टरनेट रूप से क्रमशः मिलते हैं। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका रिफल कुंड। तो तलीसलाकृति के बारे में इतनी चीज़ों को याद रखना है आप लोग को। फिर जलधारा प्रकार, चौथा था हमारा जो है टाइप्स ऑफ चैनल टाइप्स। तो चैनल टाइप्स को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। आधार सेल जलधारा का मतलब है कि जब नदी जो है कठोर चट्टानों से ऊपर से होकर के बहती है तो वहाँ पे उसकी जो विशेषता मिलेगी डिफरेंट मिलेगी, और यदि जलोढ़ क्षेत्र से होकर बहती है तो वहाँ पे उसकी विशेषता क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। तो इसी आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है कि कठोर भूभाग से होकर के बहती है जहाँ पे अपरदन की क्रिया ज़्यादा होती है, तो आधार सेल जलधारा को अपरदनात्मक जलधारा भी कह सकते हैं हम लोग, इरोजनल चैनल टाइप भी कह सकते हैं, इरोजनल चैनल टाइप। और ये आपका जो डिपोजिशनल चैनल टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन की प्रोसेस ज़्यादा डोमिनेंट है कंपेरिजन टू इरोजनल, और वहाँ पे जो है इरोजनल प्रोसेस ज़्यादा डोमिनेंट होता है कंपेरिजन टू डिपोजिशनल। तो दैट्स वाई इसको हम लोग जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसी को डिफाइन किया गया है कि जिस क्षेत्र विशेष से नदी प्रवाहित होती है वहाँ की जो संरचनात्मक भिन्नता है, संरचना में जो भिन्नता है, कठोर है या कोमल है, तो उसके आधार पे जो है कई प्रकार के मार्गों का नदी द्वारा अनुसरण किया जाता है। चट्टानों की विशेषता के आधार पर इसको हमने मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, आधार सेल और जलोढ़ सेल। तो मैंने कहा अपरदनात्मक या निक्षेपात्मक, तो यहाँ पे भी लिखा ही हुआ आपका। तो बाकी आधार सेल का मतलब फिर से वही, जहाँ पे नदियाँ तीव्र कटाव के द्वारा अपरदनात्मक क्रियाओं को संपादित करती है, जिससे उन क्षेत्रों में क्या बनेगा आपका, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिपरिका, इन सब का निर्माण होता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, आप क्या जान सकते हैं, आप लोग युवा अवस्था में होता है।
तो फिर से मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपका कहीं से भी उठा करके कहीं पे भी लिंक कर सकता है, अपर्दन चक्र से लिंक कर सकता है इसको जो है। तो ये आपका युवा अवस्था की विशेषता है, यूथ स्टेज। तो चैनल मॉर्फोलॉजी एंड इरोजनल साइकिल को लिंक कर सकता है, अपर्दन चक्र को जो है। तो इसलिए हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी सिलेबस में अच्छे से मेंशन है उन टॉपिक्स का, सभी डायमेंशंस को आपको यदि डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप आराम से उसका आंसर लिंक करके लिख लेंगे। तो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऊपरी भागों में क्या बनाते हैं इस तरीके से, और फिर निचले भागों में आधार सेल जलधारा के आकार की मुख्य सेल की संरचना द्वारा नियुक्त होती है। अभी जस्ट बताया सेलों की संरचना पर ही निर्भर करेगा आपका। आधार सेल जलधारा का मार्ग सीधा होता है, आधार सेल, क्योंकि अपर्दन की क्रिया हो रही है यहाँ पे, और वक्रता न्यूनतम होती है। तो ये विशेषता अब इन्हीं को लेकर के शॉर्ट नोट्स दे देगा आपका। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं कि जलधारा प्रकार, टाइप्स ऑफ चैनल्स। तो चैनल मॉर्फोलॉजी यदि आपने नहीं पढ़ा है टॉपिक तो बहुत सारे क्वेश्चंस अंदर से पूछ सकता है, वो भी आपके नहीं बनेंगे। तो ये अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ चैनल। अब उसी को सेंटेंस बना के दे देगा कि नदी जो है अपने उद्गम से लेके मुहाने तक कई प्रकार के जलधाराओं का निर्माण करती है। वेरियस काइंड ऑफ चैनल टाइप्स फॉर्म एक्सप्लेन। तो इन्हीं को लिखना पड़ेगा, सेंटेंस उसको बना देगा वह जो है। इसलिए मैंने कहा कि ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता है, आपने तैयारी नहीं की है वो आपकी कमी होती है। निक्षेपात्मक समझ गए होंगे, जैसे गंगा नदी मैदानी भागों में आएगी तो डिपोजिशन करती है, तो क्या करती है आपका निक्षेपात्मक जलधारा कहलाती है। तो निक्षेपण की क्रिया होगी, तो निक्षेपण से फिर आपका क्या बनेंगे, आपका जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, फ्लड प्लेन, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, इन सब स्थलाकृतियों का निर्माण होगा आपका जो है निक्षेपात्मक जलधारा के द्वारा। तो ये निक्षेपात्मक जलधारा की बात हो गई आपके जो है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इनको हैंडल करना है, इन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद लास्ट है हमारा जलधारा प्रतिरूप, पैटर्न। पैटर्न का मतलब यहाँ पर है, ये भी अपने आप एक अलग से क्वेश्चन बनता है। जलधारा प्रकार एवं जलधारा प्रतिरूप में अंतर एक्सप्लेन कीजिए, तो दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आए, और बहुत दिनों से मैं इस क्वेश्चन को देते रहा हूँ, और मैंने फिर से कहा एक क्वेश्चन दे दिया। जब से सिलेबस 2013 से चेंज हुआ है तब से एक टॉपिक का क्वेश्चन मैं अपने टेस्ट पेपर में रखता ही हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले आप पेपर उठा के देखेंगे, याद नहीं है कौन से सन में आया था मुझे, बट ये क्वेश्चन आया था चैनल डायनामिक्स इन एल्यूवियल फेन। तो कई बच्चे समझ नहीं पाए थे कि इसमें लिखना क्या है, और जिन बच्चों ने चैनल मॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो ये चैनल डायनामिक्स वाला वर्ड बार बार यूज होता ही है। चैनल गति की, जल गति की, जल गति का मतलब जल की गति, उसी का अध्ययन कॉमन सेंस भी लगाएंगे। तो उसका एल्यूवियल फेन से क्या संबंध है, तो इस जलधारा प्रकार का जिक्र कर सकते थे। तो एल्यूवियल फेन कहाँ पे बनता है, आपका निक्षेपात्मक जलोढ़ टाइप जलधारा में बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जली गतिकी एवं जलोढ़ पंख। तो वो क्वेश्चन जो आया था इसी टॉपिक से था, और जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था उसके लिए वह दुनिया से बाहर का क्वेश्चन था। तो फिर वही है कि सब पता नहीं ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप लोग की तैयारी है, और पढ़ाने वाले टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि सभी डायमेंशंस को आपको अच्छे से कवर करके यदि पढ़ाता है तो ज्योग्राफी में 90% क्वेश्चन हर साल फंसना ही फंसना है। 10% रिस्क में हमेशा रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो संभावना तो 100% रहती है, लेकिन 10% कभी कभार किसी साल जो है नहीं फंस पाता है। एनीवे, तो यहाँ पे जलधारा प्रतिरूप, पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न का मतलब होता है उसके ज्यामितीय प्रतिरूप से। नदी मुहाने से लेकर के उद्गम तक जब बहती है तो सीधी नहीं बहती है, वह आपका जो है कई पैटर्न का निर्माण करती है। उसी के यहाँ पे दिया गया है सीधे जलधारा प्रतिरूप से। सीधा तो बनता ही नहीं कभी भी जो है प्रकृति में, लेकिन एक सामान्यतः यदि किसी का वक्रता सूचकांक लेस देन 1.05 है, आपका जो है कर्वेचर इंडेक्स, लेस देन 1.05 है, तो उसका हम लोग स्ट्रेट या सीधा प्रतिरूप कह सकते हैं।
1.05 से 1.5 है तो वक्राकार कहा जाता है, और ग्रेटर देन 1.5 तो विसर्पित कहा जाता है। तो यहाँ पे कर्वेचर आपका ये इस तरीके से जो फोल्ड है इसको हम लोग कहेंगे, इसका जो इंडेक्स निकाला जाएगा, इसका कितना फोल्ड है और कितना चौड़ाई लंबाई है उसको डिवाइड वगैरह करके, तो उसको हम लोग कर्वेचर इंडेक्स कहते हैं। तो उसके आधार पे यह सीधा, वक्राकार या विसर्पित। तो सीधा हो गया आपका जो, जैसे डायग्राम की बात करें तो लगभग इस तरीके से नदी बह रही है तो यह सीधा कहलाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से हो गई तो यह क्या कहलाएगा आपका वक्राकार, और इस तरीके से हो गई तो वह क्या कहलाएगा आपका जो है विसर्पाकार। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार हो गए ऊपर वाले। गुम्फित में क्या होता है कि नदी जो है मार्ग में डिपोजिशन के कारण से कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आगे डायग्राम लिया है गुम्फित का, तो यहाँ पे देखिए गुम्फित ये वर्ड हमने यूज किया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जहाँ जहाँ डिपॉजिट हुआ है, तो जहाँ जहाँ डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे ये डिपोजिशन है, रेत मलबों का जमा हो गया, तो नदी कई ब्रांच में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो इस तरीके से नदी क्या होती है आपकी जो है डिवाइड हो जाती है, वहाँ से अन्य क्षेत्रों में बहने लगती है, तो उसको हम लोग गुम्फित जलधारा कहते हैं। गुम्फित होगी तो फिर क्या होता है, जिस पर्टिकुलर मार्ग में वो बहना स्टार्ट करती है उसी को वो अपना स्लाइड कर, उसी दिशा में बहने लगती है, तो वह शाखा जालित कहलाती है। वह क्या कहलाती है आपका शाखा जालित। और फाइनली फिर से जब मिल जाती है सभी आकर के, तब इसको हम लोग प्रत्यागत कहते हैं। लास्ट वाला जो है आपका प्रत्यागत कहलाता है, लास्ट में इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यागत। तो इस तरीके से ये आपके अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया गया है जलधारा प्रतिरूप। तो ये मैंने फिर से कहा, यहाँ पे जितने भी डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस, 5 एलिमेंट्स, 5 कंपोनेंट्स जो हमने लिया है, ये सभी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस है। जलधारा प्रकार और प्रतिरूप को मिला करके एक अलग शॉर्ट नोट्स बना देगा, राइट। तली, स्थलाकृति, रिफल, कुंड, अनुक्रम क्या होता है उसको लेके क्वेश्चन बना सकता है। तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है याद रखना है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जब तक यूपीएससी एक बार पूछेगा नहीं अच्छे से, तब तक उसको लेते रहूँगा। तो यही आपका लिखा है, गुम्फित जलधारा विशिष्टीकरण हो जाता है तो उसे शाखा जालित प्रतिरूप कहते हैं, और गुम्फित मार्ग में परिवर्तन होते रहता है, जबकि शाखा जालित में परिवर्तन न करके अपने प्रतिरूप को क्या रखती है, बनाए रखती है। तो ये उसमें डिफरेंस है। मुख्य धारा के साथ साथ सहायक शाखा बहती है और लास्ट में जाकर के मिल जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है प्रत्यागत धारा कहते हैं। तो ये जब पढ़ेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसमें से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चैनल मॉर्फोलॉजी होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग डिफाइन किया। अब इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है भू आकृति विज्ञान में उसका महत्व। आपका जो है सिग्निफिकेंस इन जियोमॉर्फोलॉजी, या मानव के संदर्भ में उसका क्या महत्व हो सकता है, या मानव के संदर्भ में उसका क्या महत्व हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। उसको हम लोग क्या करेंगे आपका यहाँ पे देखेंगे। तो अब जो भी हम लोग नदी का अध्ययन कर रहे हैं उद्गम से मुहाने तक, तो कॉमन सेंस लगाइए अब कि अध्ययन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ मानव के लिए क्या होगा, उपयोग होगा। तो नदी जल का उपयोग हम लोग किस किस उद्देश्य से करते हैं। अब हमें नदी के मार्ग में कहीं पर बांध बनाना है, तो अब अटेंडम कहीं पर भी बांध थोड़ी बना सकते हैं। डैम बिल्ड करना है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, नदी मार्ग का अध्ययन करेंगे, उसकी जानकारी होगी, उसके आधार पर निर्धारित करेंगे कि कहाँ पर बांध बनाना उचित होगा, राइट। तो डेफिनेटली बांधों का निर्माण, मैंने फिर कहा जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन मार्ग जो बनाना होगा तो उसके लिए भी हमें जल मार्ग की जानकारी होनी चाहिए, राइट। कहीं पे पुल बनाना है उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। बाढ़ की समस्या जो होती है उसके कंटेक्स्ट में जानकारी होनी चाहिए। बाढ़ की समस्या का समाधान भी हम उसके आधार पे कर सकते हैं, राइट। तो ये सभी जो है मानव के लिए जलमार्ग आकृति विज्ञान का, भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में महत्व देख सकते हैं।
पाइपलाइन बिछाना होता है, पेट्रोल पाइपलाइन, केबल पाइपलाइन, बहुत सारी चीज़ें बिछानी होती है। तो उन सब के लिए जो है कहीं ना कहीं आपको चैनल मॉर्फोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ इन सभी क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग देखा जाता है। तो जो भी हम लोग नदी जल का यूज करते हैं, नदी में पाइपलाइन कहाँ से निकालना है, राइट, तो ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हेल्प करती है चैनल मॉर्फोलॉजी के अध्ययन से। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर पाते हैं कि बांध कहाँ पे बनाया जाए, जल परिवहन का मार्ग किधर से किधर होना चाहिए, कोई भी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, तो इन सब में इसका यूज देखा जाता है। तो भू आकृति विज्ञान में इसका महत्व क्या है, तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आपको आंसर लिखना है कि जियोमॉर्फोलॉजी में इसका क्या महत्व है। ये बात समझ में? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, चैनल मॉर्फोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल मॉर्फोलॉजी, इट्स कंपोनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस इन जियोमॉर्फोलॉजी, और यू कैन से सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के लिए इसका क्या उपयोग है, या मानव या आर्थिक भूगोल में या किसी भी चीज़ के निर्माण में इसका क्या उपयोग है, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था। ठीक है, अभी में आते हैं। थैंक यू।